हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने सर्वोच्च न्यायालय बताया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अब देखिए, राष्ट्रपति जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मतलब केवल कार्य करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की आवश्यकता है तो उसको नियुक्त करेगा। और ऐसी स्थिति कब आएगी? जब राष्ट्रपति को यह पता चले कि इस समय भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो मौजूदा नहीं है और पद खाली है, यानी मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, मतलब मुख्य न्यायाधीश पद पर नहीं है, पद रिक्त है, लेकिन एक मुख्य न्यायाधीश की आवश्यकता है जो कार्य करे, तो उसके लिए राष्ट्रपति किसी को नियुक्त करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो। मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो मतलब स्थायी रूप से ना हो, अस्थायी रूप से कहीं गया हो या कोई ऐसी कार्य हो कि मौजूदा नहीं है लेकिन वो अपने पद पे है। ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और तीसरा पॉइंट है कि जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं वे अपने कार्यों को करने में असमर्थ हों। यानी ये तीन कंडीशन हैं। पहले तो पद रिक्त हो, दूसरा अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, और तीसरा कार्य करने में असमर्थ हो। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को यानी किसी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है की जाती है, ये कौन करता है? तो ये मुख्य न्यायाधीश करता है। ऐसी स्थिति आती है कि जब कोरम की पूर्ति ना हो रही हो, जब कोरम की संख्या पूरा ना हो, कोरम की संख्या पूरा ना हो, तब मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है। देखिए, जब कोरम की संख्या पूरा ना हो तब भारत का यानी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए दो कंडीशन होते हैं, दो शर्तें हैं। वो दो शर्तें कौन सी हैं? तो नंबर एक कि जिस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करना है वहां के मुख्य न्यायाधीश से यानी संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से
परामर्श करेगा कि भाई आपके हाई कोर्ट से मैं एक न्यायाधीश ले रहा हूं जो कि उच्चतम न्यायालय में कोरम पूर्ति नहीं है, तो उसे तदर्थ न्यायाधीश बनाना है, तो किसे लें, ऐसा परामर्श करेगा। लेकिन बाकी वो सोच के ही जाते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं भारत के, वो सोच लेते हैं हमें किसको नियुक्त करना है, लेकिन फिर भी परामर्श करना जरूरी होता है। और दूसरा, राष्ट्रपति से पूर्व एवं पूर्ण सहमति एवं अनुमति आवश्यक है। यानी राष्ट्रपति से उन्हें पूर्ण सहमति लेनी पड़ेगी कि मैं ऐसे न्यायाधीश को यहाँ पे लाना चाहता हूँ और आप उससे मुझे अनुमति चाहिए। अगर राष्ट्रपति अनुमति देता है तब तो संबंधित न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश बनाया जाएगा। अगर परामर्श मुख्य न्यायाधीश देता है, देखिए मुख्य न्यायाधीश का परामर्श मानना तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है। इसलिए दोनों शर्तें बताई जाती है कि दो शर्तें हैं, दोनों शर्तों को लागू किया जाता है, तब जा कर के तदर्थ न्यायाधीश बनाया जा सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश किसी भी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। मतलब ये है कि अगर कोई भी न्यायाधीश, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, कार्यकाल समाप्त हो चुका है, ये पदमुक्त हो चुके हैं। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ता है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन महोदय से अनुरोध कर सकते हैं कि महोदय आप आइए और अल्पकाल के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे निपटाने में मदद कीजिए। ये निवेदन कर सकते हैं, अनुरोध या निवेदन। अब यह व्यक्ति मना भी कर सकता है कि नहीं मैंने बहुत सेवा कर लिया, अब मैं आराम करना चाहता हूं, मैं नहीं आऊँगा। लेकिन ऐसा करने से, अनुरोध करने से पहले इस व्यक्ति की सहमति आवश्यक है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, आवश्यक है। यानी कि उस व्यक्ति से सहमति लेनी पड़ेगी। अगर व्यक्ति सहमत हो जाता है तब राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, और राष्ट्रपति भी अनुमति देते हैं तब इन्हें अल्पकाल के लिए, ये ध्यान रहे समय अल्पकाल है, अल्पकाल के लिए इनको कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। यानी जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, किसी भी समय भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसा संबंधित व्यक्ति और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अब एक बात यह आती है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या होगा? क्या दिल्ली में जो बताया गया है संविधान में वही होगा कि कहीं और भी बैठक की जा सकती है? तो हमारे जो संविधान ने व्यवस्था दिया है, संविधान ने सुप्रीम कोर्ट के स्थान को
दिल्ली में घोषित किया है। दिल्ली में घोषित किया है। लेकिन यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है कि इस समय जो बैठक है वो मुझे हैदराबाद में करनी है, क्योंकि जिस मुद्दे पे बैठक करनी है उसके लिए दिल्ली पहुंचने में समय है, पहुंचने में समय लगेगा, और जो कि टाइम नहीं है ज़्यादा और बैठक आवश्यक है। अगर ऐसा लगता है, और ये ना भी लगता हो, खाली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है कि नहीं हैदराबाद में बैठक करनी है, तब वह ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति से अनुमति मांगेगा। और कहेगा, महामहिम जी, ऐसा करना इस कारण के वजह से मुझे आवश्यक लग रहा है। यदि आपकी अनुमति प्राप्त हो जाए तो मैं बैठक हैदराबाद में करना चाहता हूं। तब राष्ट्रपति कहेंगे कि आप भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, कुछ अच्छा ही सोचा होगा और हम अनुमति देते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे, इनको लगेगा कि ये अनुमति देनी चाहिए तो देंगे, और नहीं तो ये मना भी कर सकते हैं कि नहीं आप दिल्ली पहुंचिए, वहाँ से बैठक कीजिए। और यदि इन्होंने मना कर दिया तो उन्हें दिल्ली आना पड़ेगा, और यदि इन्होंने अनुमति दे दिया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तब बैठक हैदराबाद में की जा सकती है। यानी कि उच्चतम न्यायालय का स्थान, बेशक संविधान के उच्चतम न्यायालय के स्थान को दिल्ली घोषित किया गया है, लेकिन फिर भी यदि आवश्यकता पड़ती है तो भारत का चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर के ऐसा बैठक कर सकता है। यानी कि बैठक कर सकता है, यानी कि यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहता है तो वह दिल्ली से अलग हट करके बैठक कर सकता है। अब अगला, संवैधानिक मामलों से पीठ। कई बार आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि संवैधानिक पीठ के माध्यम से, संवैधानिक पीठ के माध्यम से निर्णय दिया गया है। तो संवैधानिक पीठ किसे बोला जाता है? जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश शामिल हों, कम से कम 5 न्यायाधीश शामिल हों। अगर 5 न्यायाधीश शामिल हैं और कोई निर्णय देते हैं तो निर्णय बहुमत से होगा, यानी कि 3+ से होगा, तो उसे बोला जाएगा संवैधानिक निर्णय या संवैधानिक पीठ के द्वारा निर्णय। तो जब प्रश्न आता है कि संवैधानिक पीठ किसे बोला जाता है, तो कम से कम 5 न्यायाधीश हों, कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। अब मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित बातें हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अनुच्छेद 131 मूल क्षेत्राधिकार की बात करता है। तो उसमें एक तरफ सेंटर हो और दूसरी तरफ स्टेट हो, एक तरफ सेंटर हो, दूसरी तरफ कई स्टेट हो, और एक तरफ स्टेट हो और दूसरी तरफ भी स्टेट हो। तो इससे संबंधित जो बातें हैं, इसमें अगर कोई विवाद होता है तो अनुच्छेद 131 के तहत मूल क्षेत्राधिकार होगा। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। और इसका जो निपटारा है, इस विवाद का समाधान है, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा।
ऐसा करने से दो शर्तें हैं। दो शर्तें ये हैं कि ये किस में नहीं आएगा कि विवाद जो है वो अधिक से विधिक होना चाहिए, विवाद विधिक होना चाहिए, इसमें राजनैतिक मामले नहीं होने चाहिए, इसमें राजनैतिक मामले नहीं होने चाहिए। और दूसरा, एक तो मामला विधिक होना चाहिए, राजनैतिक नहीं होना चाहिए, और दूसरा मामला नागरिक के द्वारा सेंटर या किसी स्टेट के खिलाफ नागरिक के द्वारा नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी नागरिक के द्वारा केंद्र या राज्य के विरुद्ध लाए गए मामले को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि मामला साफ सुथरा होना चाहिए। अब अगला पॉइंट ये है कि अनुच्छेद 143 के तहत सलाहकारी शक्तियां हैं। अब सलाहकारी शक्तियों में राष्ट्रपति सलाह मांगेगा किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। न्यायालय से। अब सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगेगा और वह दो बिंदुओं पे मांग सकता है, दो बिंदु पे। नंबर एक, सलाह कोई सार्वजनिक मामलों से संबंधित हो, और दूसरा विधिक या राष्ट्र के एकता, अखंडता या इससे संबंधित हो। अब राष्ट्रपति ने तो सर्वोच्च न्यायालय से दो बिंदुओं पर सलाह मांगने का अधिकार रखा और 143 के तहत सलाह मांगा भी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि पहले वाले बिंदु पे तो सोचेगा दूं या ना दूं। अगर मन किया उसका कि दे देता हूं, चलो एहसान कर देता हूं, तो दे देगा। अगर मान लीजिए मन नहीं किया और सोचा हो कि मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं राष्ट्रपति महोदय को सार्वजनिक मामलों से संबंधित मुद्दों पर सलाह दूं, तो कह देगा समय नहीं है और नहीं देगा। यानी कि पहले मामले पे तो सुप्रीम कोर्ट जो है स्वतंत्र है सलाह देने के लिए, दे भी सकता है और नहीं। तो यहां जब प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा मांगे गए सलाह को सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है, तो गलत हो जाएगा। वो केवल पहले पॉइंट पे मना कर सकता है, लेकिन दूसरे पॉइंट पे विधिक और राष्ट्र की एकता अखंडता से संबंधित कोई बात होगी तो सलाह देना अनिवार्य है। इसको नहीं मना कर सकते, ये अनिवार्य है, देना ही पड़ेगा। तो वहां पे जब बात आएगी तो प्रश्न को मान लीजिएगा कि गलत बोल रहा है, क्योंकि मना नहीं कर सकता। मना केवल एक पॉइंट पे कर सकता है, दूसरे पे अनिवार्य है।
तो क्या अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार अपना सलाह दोनों मुद्दों पे दे दिया है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? तो याद रहे, इनमें तो एक में मनमर्जी चल सकता है, दूसरे में अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति दोनों सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह सलाह मांगता जरूर है, लेकिन सलाह केवल सलाहकारी ही है, केवल सलाह ही है। उसे मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो याद रहे, सलाहकारी शक्तियां 143 के तहत है और यह बाध्यकारी नहीं है। न्यायिक समीक्षा। अब न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। न्यायिक समीक्षा का क्या मतलब होता है? इसको आप पढ़ते होंगे पुनर्विलोकन, यानी कि दोबारा देखना, यानी कि अपनी आंखों से देखना। यह किसका अधिकार है? यह सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि अगर संसद कोई कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है कि आपने जो नियम बनाया है वो नियम न्याय के अनुरूप है या नहीं, यस या नो, यानी कि संविधान के अनुरूप है या नहीं, यानी कि मूल ढांचा तो प्रभावित नहीं हो रहा। साथियों, याद रहे कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं तो वो इतना संशोधन कर चुकी थी संविधान में और सबके शक्तियों को सीमित कर दी थी, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति हो, चाहे वो भारत के राष्ट्रपति की शक्ति हो। और यहाँ तक कि इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब संसद का कार्यकाल यानी लोकसभा का कार्यकाल 5 साल नहीं 6 साल का होगा, वो भी बढ़ा दी। वो समय के साथ साथ संविधान से खूब खेला गया। कई बार कोशिश की गई कि शक्ति राष्ट्रपति की भी कम कर दी जाए, शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की भी कम कर दी जाए, लेकिन सर्वे सर्वा तो संविधान है और संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर व्याख्या करता रहा है और कई ऐसे मामले आए, उस मामले में उन्होंने मूल ढांचे को व्याख्यायित किया। आगे चल करके केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य संघ में 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे के बारे में बताया और तभी से जो है न्यायिक समीक्षा की बात है तो न्यायिक समीक्षा को आधार दिया गया। यानी न्यायिक समीक्षा पहले 9वीं अनुसूची में अगर कोई कानून बना के करके 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था तो उसका न्यायिक समीक्षा नहीं होता था।
लेकिन केशवानंद भारती केस के बाद यानी 1973 के बाद ये कहा गया कि अब 9वीं अनुसूची में भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा के अधिकार है उसे बढ़ाया गया और यहीं पे केशवानंद भारती केस में ही मूल ढांचे की बात भी कही गई। यानी कि अब कोई भी कानून अगर संसद बनाती है तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा कर सकती है। न्यायिक समीक्षा कर सकती है। न्यायिक सक्रियता, अब देखिए न्यायालय में दो बातें हैं। एक तो न्यायिक सक्रियता और दूसरा है जनहित याचिका। अब न्यायिक सक्रियता तो न्यायपालिका स्वयं सक्रिय बनेगी, न्यायपालिका स्वयं सक्रिय हो जाए और उसे लगे कि किसी मामले पर उसे ध्यान देना चाहिए तो वह उस मामले को संज्ञान में ले लेगा। ऐसी जो न्यायिक सक्रियता की जो अवधारणा है 1970 के दशक में न्यायमूर्ति B.R. कृष्णा अय्यर, न्यायमूर्ति B.R. कृष्णा अय्यर, न्यायमूर्ति P.N. भगवती और न्यायमूर्ति O. चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति D.A. देसाई, ये 4 लोगों ने मिलकर के न्यायिक सक्रियता की नींव रखी थी। यानी 4 न्यायाधीश, उसमें चिन्नप्पा रेड्डी, यानी कृष्णा अय्यर, P.N. भगवती, चिन्नप्पा रेड्डी, D.A. देसाई, इन 4 लोगों ने मिल करके न्यायिक सक्रियता की नींव रखी थी 1970 के दशक में। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय इन्हें लगा कि देश में कई ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिस पर ना तो सरकार कोई एक्शन लेती है, सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है और नुकसान जनता को उठाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में फिर जनता का हित कौन देखेगा? तो फिर न्यायपालिका देखेगी। यह विचार आया कहां से? न्यायिक सक्रियता का जो विचार है ये USA से आया।
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय हर मामले में स्वतंत्र है और जनता का मौलिक अधिकार जो वहाँ फंडामेंटल राइट है वो अब्सोल्यूट है, यानी वह पूर्ण है, यानी कि आत्यांतिक है और भारत में नहीं है। तो वहाँ के मौलिक अधिकार यानी वहाँ की जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का जो दायित्व है वह सुप्रीम कोर्ट का है वहाँ के, यानी वहाँ का जो न्यायपालिका है अमेरिका का वो न्यायिक सक्रियता में बहुत आगे निकल गया। वहीं से हम नकल किए हैं क्योंकि हमको अच्छा लगा, क्योंकि हमारे नागरिकों के लिए भी नुकसान हो सकता है तो हमारी भी न्यायपालिका इसको करेगी। तो 1970 के दशक में न्यायिक सक्रियता को लाया गया। अब इस न्यायिक सक्रियता में क्या क्या शामिल हो सकता है, किस पे विचार किया जा सकता है। तो नागरिक अधिकार कार्यकर्ता यानी कि जो नागरिकों के अधिकार से संबंधित हो उस पे काम करेगा सुप्रीम कोर्ट। जन अधिकार के संबंधित कार्य होगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। उपभोक्ताओं को अगर ठगा जा रहा है तो उस पर कार्य करेगा सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी व्यक्ति को बंधुआ बनाया गया है, जबरदस्ती उन्हें कैद करके उनसे मजदूरी कराया जाता है, जिन्हें बंधुआ मजदूर कहा जाता है, बंधुआ मजदूर का उन्मूलन की बात अनुच्छेद 23 में कहा गया है, लेकिन फिर भी अगर कराया जाता है तो इस पे सुप्रीम कोर्ट न्यायिक सक्रियता के तहत एक्शन लेगा। अगर पर्यावरण को ध्यान में रख करके कोई योजना नहीं बनाई जा रही है और पर्यावरण का नुकसान होता है, ऐसी स्थिति में कार्य देखेगा सुप्रीम कोर्ट। कोई सिंचाई परियोजना है लेकिन वहाँ की जनता उससे रुद्ध है, बेकार उनको लगता है, वो काफ़ी रुष्ट हैं, वहाँ के नागरिक समूह को काफ़ी तकलीफ हो रहा है, तो ऐसा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट स्वयं देखेगा, यानी न्यायिक सक्रियता सुप्रीम कोर्ट का होगा। कहीं पे बाल अधिकार है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन सारी सरकार सारी व्यवस्था एकदम ठप पड़ी है। किसी को नहीं फर्क पड़ता है कि लड़का अभी 15 साल से नीचे का है, 14 साल से कम उम्र का है, लेकिन कारखाने में काम कर रहा है, उसके मौलिक अधिकारों का कोई वो नहीं देखा जा रहा है, उससे अलग मजदूरी कराई जा रही है, बच्चे के साथ बदतमीजी किया जा रहा है और सरकार एकदम आंख बंद की है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है हम नहीं आंख बंद करेंगे, हम अपनी आंखें खोल रखेंगे। तो वो न्यायिक सक्रियता के तहत कार्य करेगा। महिला अधिकार के तहत महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है, महिलाएं प्रताड़ित की जा रही हैं और इस पर किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हम बैठे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हर मामले की, कहते नहीं हर मर्ज की दवा है मोहम्मद के शहर में, तो हर मर्ज की दवा है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट हर मर्ज की दवा है। यानी कि न्यायिक सक्रियता के आधार पे सुप्रीम कोर्ट इन सारे मुद्दों को स्वयं देखेगी। अब इसी का अगला रूप है जनहित याचिका, यानी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जनहित याचिका। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं ले लेगी, लेकिन कई बार सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता चल पाता है कि कहीं पे गलत हो रहा है, किसी गरीब के साथ गलत हुआ है, किसी समाज के साथ गलत हुआ है, किसी समूह के साथ गलत हुआ है, लेकिन किसी व्यक्ति को, किसी तीसरे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि किसी समाज के साथ, किसी समूह के साथ अन्याय हुआ है,
अन्याय हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कोई तीसरा व्यक्ति इस समाज के लिए, इस समूह के लिए PIL दायर कर सकता है। अगर PIL दायर होता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेगा। अब PIL कैसे भारत में आया? तो 1980 के दशक में, अब ध्यान रहे 1970 में तो न्यायिक सक्रियता आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने हिसाब से देखने की कोशिश की। लेकिन 10 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हो सकता है ऐसे कई मुद्दे हों जो अति संवेदनशील हों लेकिन हमारे नज़रों में न पड़ रहे हों, तो इसके लिए क्या किया जाए, तो 1980 में PIL की अवधारणा यानी जनहित याचिका की अवधारणा को लाया गया। अवधारणा को लाया गया। अब जब इस समय इस अवधारणा को लाया गया, तब न्यायाधीश कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से, और कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तब उस समय 1980 में जब लाया गया तो न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति PN भागवती, इन दोनों लोगों ने मिल करके जनहित याचिका की अवधारणा को स्वीकार किया और इस पे काम भी किया। PN भागवती पे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जिस समय जनहित याचिका आया उससे संबंधित न्यायाधीश कौन थे, तो PN भागवती ऑप्शन में रहा है। अगर कृष्णा अय्यर भी रहेगा तो समझिएगा दोनों या दोनों में से एक ही देगा। तो 1980 में लाया गया। अब उसके बाद में PIL सुप्रीम कोर्ट में आने लगे और इतना ज़्यादा केस आ गया कि हाल में ही सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि PIL नागरिक समूह के लिए है, किसी सोसाइटी के लिए है, क्योंकि इसका दुरुपयोग यह होने लगा कि लोग अपने व्यक्तिगत हित साधने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जनहित याचिका जनहित के लिए है। व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जनहित याचिका अगर कोई व्यक्ति लाता है तो उसे जनहित में होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं। जैसे कोई कंपनी अपने बचाव के लिए PIL नहीं ला सकती, कोई व्यक्तिगत हित उससे सधेगा तो नहीं आएगा जब तक नागरिक समूह का इंटरेस्ट ना हो। नागरिक समूह का हित ना हो तब तक PIL नहीं आएगा। यानी कि न्यायिक सक्रियता 1970 के दशक में और जनहित याचिका 1980 के दशक में, ये दो अवधारणाएं ऐसी हैं जो न्यायपालिका को और ताकतवर बनाती हैं। वहीं न्यायिक समीक्षा, जनहित याचिका, ये सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें न्यायपालिका एक ताकतवर साबित होती है और ज़रूरत पड़ने पर जनता के भरोसा को जीता भी है। साथियों, यहीं पे मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।